हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बायोगैस। पिछले बार हमने बायोमास पढ़ा था, बायोगैस उसी का ही पार्ट है। तो देखते हैं कि बायोगैस किस किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, किस किस टाइप के बायोगैस प्लांट्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बायोगैस की डेफिनेशन से, जिसको हम मार्श गैस, वेट गैस, स्वैम्प गैस और गोबर गैस के नाम से इंडिया में इसको जानते हैं, जिसके अंदर मोस्टली मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन 55 से 65% और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 5000 से 5500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। बायोगैस को हम इंडिया में सीवर गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसको म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू बनाया जाता है। मोस्टली मिथेनोइक बैक्टीरिया इसमें प्रोड्यूस होता है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन के काम आता है। इसकी फ्लेम एलपीजी के जैसे ही ब्लू रहती है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब होती है, जिसकी एफिशिएंसी 60% होती है, जो कि एलपीजी से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बायोगैस जिसमें बनाई जाती है उसको हम बायोडाइजेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि लाइटनिंग के केस के अंदर उसको अगर इस्तेमाल करें तो 60 बल्ब का इस्तेमाल होगा 100 वाट। 6 घंटे में जितना इस्तेमाल करती होगी एनर्जी, उतना ही हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से कुकिंग में कुक्स 3 मील्स फॉर फैमिली, 5 से 6 मेंबर के लिए खाना बनाने के लिए एक प्लांट काम में आ सकता है, जो डेली की एनर्जी इतनी दे सकता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन, शाफ्ट पावर और फ्यूल रिप्लेसमेंट भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बायोगैस जनरेशन या हम कहें वेट गैस जनरेशन हम जो करते हैं, उसके अंदर सॉलिड मटेरियल के साथ, वेस्ट के साथ 90 से 95% पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है विदाउट ऑक्सीजन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को वेट, वार्म और डार्क कंडीशन में किया जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में भी किया जाता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ वहाँ पर एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। ऐसे प्लांट को मैंने पहले भी बताया कि इसको बोलते हैं हम बायोगैस प्लांट या फिर डाइजेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एफिशिएंसी 60 से लेकर 90% तक होती है। इसको जनरेट करने के लिए 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस स्टेज 1 जिसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, स्टेज 2 जिसमें एसिड बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेज पर उससे हमें गैस प्रोड्यूस होने लगती है। सो इन स्टेज 1 जहाँ पर हम प्रोटीन और फैट्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक करते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए लगभग। स्टेज 2 में इसके अंदर एसिड फॉर्मर्स भी डालते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। इस समय पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है। स्टेज 3 एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है और मीथेन गैस वहां पर बननी शुरू हो जाती है। लगभग ये प्रोसेस 2 वीक लेता है और अगले 1 महीने तक इस गैस को प्रोड्यूस करता रहता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे टेम्परेचर, जैसे हम क्या क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, पानी कितना होना चाहिए। चलिए यही चीज़ देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ सबस्ट्रेट कितना है जिस समय पर वो रिएक्शन हो रहे हैं। जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो 35 से 38 डिग्री होनी चाहिए, जबकि 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही तब भी रिडक्शन हो जाएगा, 40 से ऊपर जाते ही तब भी ये गैस का रिडक्शन हो जाएगा। सॉलिड कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब उसके अंदर पानी कितना है और उसके अंदर वेस्ट कितना है, तो 7 to 9% कंसंट्रेशन रहती है। एक टिपिकल वैल्यू के अंदर बात करें, 4 पार्ट ऑफ कैटल डंग के अंदर 5 पार्ट वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन की क्या है, हम उसमें एसिड भी मिलाते हैं, तो ऑप्टिमम वैल्यू उसकी पीएच वैल्यू 7 to 8 के बीच में होती है, जिस पर रिएक्शन अच्छे होते हैं। लोडिंग मतलब उसमें कितना वेट हम वोलेटाइल सॉलिड्स का डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम ढेर सारा वहां पर भर दें। तो ये भी एक फैक्टर है जो एक बायोगैस जनरेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये बताता भी है साथ ही साथ कि कैपेसिटी क्या है डाइजेस्टर की। रिटेंशन रेट मतलब कितने समय तक एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे सकता है मीथेन गैस आउटपुट पे। जैसे काउ बफेलो डंग 50 दिन तक, पिग डंग 20 डेज तक, पोल्ट्री डंग 20 डेज तक, और नाइट सॉयल इसमें 30 डेज तक दे सकता है। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कैसा है जो बाद में बचता है,
वेस्ट जिसको हम खाद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर सल्फर, फास्फोरस और अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। टॉक्सिक कंटेंट कितना है, टॉक्सिक तो नहीं है कहीं, और डाइजेस्टर का साइज और शेप कैसी है। सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने की किसी डाइजेस्टर की। डाइजेस्टर, जिसे कॉमनली नोन एज बायोडाइजेस्टर और बायोगैस प्लांट के नाम से जानते हैं, केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। एनारोबिक रिएक्टर इससे भी पुकारा जाता है, जिसके अंदर एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है। इस पर्टिकुलर प्लांट का साइज डायमीटर टू लेंथ रेशो 1.5:1 होती है। इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली इस तरीके का होता है कि एक तरफ से चैम्बर में हम इनपुट दे सकें स्लरी को और दूसरी तरफ से उसको बाहर निकाल सके। स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ही काफ़ी रह जाती है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं आती। एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गैसेस बाहर लीक ना हो, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू जो गैस बनी है वो लीक ना हो। इसके अलग अलग टाइप हैं, बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप। कंटिन्यूस के अंदर फ्लोटिंग ड्रम और फिक्स्ड डोम टाइप होते हैं। इनको देख लेते हैं। जैसे एक बैच टाइप की अगर बात करें, जिसमें एक साथ पैरेलल में कई सारे कनेक्टर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे अब बल्क के अंदर हमें गैस मिल जाती है जिसको हम आगे कहीं स्टोर कर सकते हैं। मगर बैच टाइप के अंदर गैस का प्रोडक्शन अनइवन रहता है, हो सकता है किसी में कहीं ज्यादा किसी में कहीं कम। इस टाइप के डाइजेस्टर का जो आउटपुट गैस है वो अनइवन रहेगा। सेवरल डाइजेस्टर एक साथ यहाँ जोड़े जाते हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनिशियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है इसी वजह से, और हमें हर वक्त बहुत ज़्यादा स्लरी की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यूस टाइप के अंदर आप देख सकते हैं एक तरफ टैंक है और दूसरी तरफ आउटलेट। यहाँ मिक्स करके यहाँ से हम डालते रहते हैं और आउटलेट से हम निकालते रहते हैं। ये वाला आपने प्लांट अपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा भी होगा कि किस tरीके से यहाँ स्लरी फॉर्मेशन होता है और गैस आउटपुट पे आती है। एक तरफ से मिश्रण डालते हैं और दूसरी तरफ से वो आउटपुट पे लेते रहते हैं और गैस साथ में निकलती रहती है। तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, बट इसका रिटेंशन पीरियड जो है वो काफी कम रहता है। डाइजेशन चैम्बर तो स्मॉल है मगर प्रॉब्लम कंपेरेबली कम हो जाती है। बायोगैस प्लांट इन इंडिया अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने अपना एक प्लांट बनाया है जो नॉर्मल, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरह चैम्बर है। इसके अलग अलग शेप्स और साइजेस डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट कर रही है, किसकी क्या एफिशिएंसी है, ये सारी उसी से निकाली जाती है। केवल यहाँ पर डिज़ाइन चेंज किया, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनलेट चैम्बर और आउटलेट चैम्बर का डिज़ाइन चेंज किया। अंदर भी यहाँ पर कोई वॉल वाला डिज़ाइन नहीं है जिस तरह ये चलता है। ये वाला जनता मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दीनबंधु मॉडल, जिसके अंदर ओवल शेप्ड का डोम बनाया जाता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग वैसी ही हैं, बट नीचे से ही आउटलेट पे निकाल लिया जाता है जो बाद में वेस्ट बचता है। और चौथा मणिपाल मॉडल, जिसका अपना ही एक ड्यूअल वॉल चैम्बर्स हैं, जहाँ से स्लरी डाली फिर वो यहाँ से इधर और उसके बाद फिर इधर और उसको आउटलेट पे निकाल लिया जाता है। और बीच वाले चैम्बर के अंदर बहुत सारा पानी भर के रखते हैं। और लास्ट स्फेरिकल बायोगैस प्लांट जो टेरी ने बनाया, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया, जो एक स्फेरिकल डाइजेस्टर की तरह भी जाना जाता है। मिक्सिंग टैंक एक तरफ और डाइजेस्टर के नीचे से ही हम आउटलेट टैंक निकाल लेते हैं। तो हमारे अलग अलग 5 प्रकार के बायोगैस प्लांट इंडिया में निर्मित हैं, बनते हैं और काम चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस। अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स।